हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि केवीएस का डेट आ गया है और जल्द ही एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हिंदी साहित्य, व्याकरण और शब्दों से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि आपके 30 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बने रहिए मेरे अंत तक मेरे वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कुछ साहित्य से हैं, इसके बाद व्याकरण से होंगे। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा बताना है तो कौन सी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है? तो भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है जो राजा भोज का सपना है। बाबू हरिश्चंद्र जी का है कृष्ण चरित्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजा लक्ष्मण सिंह का है शकुंतला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, सुख सागर इनमें से किस गद्य के लेखक की रचना है? तो सुख सागर किसकी रचना है? तो सदाशिव लाल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदाशिव लाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गुरु नानक हिंदी की किस काव्यधारा से संबंधित है? तो गुरु नानक किस काव्यधारा से संबंधित है? तो संत काव्यधारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संत काव्य। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? तो झांसी जालौन बुंदेली बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुंदेली। दोस्तों, ये फर्स्ट रिवीजन के तौर पे है जो कि प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग बने रहिए और एक भी प्रश्न मिस मत करिए। प्रश्न नंबर 7वां है, चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। तो कौन सा वह उपन्यास है? तो यह उपन्यास गोदान है जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इस उपन्यास में किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। इसमें होरी किसान की दारुण महागाथा का चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोदान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, बघेली किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बघेली बोली जो है वह किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आंसू किस कवि की कृति है? जो आंसू है वह किस कवि की कृति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू, झरना, लहर, कमानी आदि रचनाएं। पंत जी की भी रचनाएं हैं, जैसे पल्लव। प्रसाद जी की है, प्रसाद जी की भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कमायनी हो गया, महत्वपूर्ण रचना है। महादेव वर्मा जी की है यामा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवाद की समय सीमा बताना है तो 1936 से 1943 ईस्वी तक माना गया है प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 36 से 43 तक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, नेत्रेण काणः में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों, केवीएस एग्ज़ाम में संस्कृत तो नहीं आएगी, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में 2-4 प्रश्न होंगे तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हिंदी में भी बनते हैं। तो नेत्रेण काणः, इसमें तृतीया विभक्ति होगी, येनांग विकारः जो सूत्र होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। चूर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो चूर धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन चोर्यामी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आग्नेय स्वाहा में विभक्ति बताइए। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, यह चतुर्थी विभक्ति का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। राज्ञः पुरुष में विभक्ति बताइए। तो राज्ञः पुरुष में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। नि धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो नि धातु का उत्तम पुरुष एक वचन रूप नयानी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। अपठत अपठत क्रिया किस काल की है? अपठत क्रिया तो वो किस काल की है? तो भूतकाल की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपठत अपठताम अपठन इस तरह से चलता है, भूतकाल की क्रिया है। प्रश्न नंबर 19 है खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो खाद धातु विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप खादे होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खादे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सुबंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो सुबंत का सही संधि विच्छेद सुपधन अंत होगा, प को ब आदेश हो जाता है, तो सुबंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। गागर में सागर भरना का अभिप्राय क्या है? तो गागर में सागर भरने का अभिप्राय थोड़े में अधिक कहना। यह उक्ति बिहारी रीति सिद्ध कवि के बारे में चरितार्थ है, तो थोड़े में अधिक कहना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। गुड़ गोबर कर देना का अर्थ है। तो गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या होता है? तो बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डी बना बनाया काम बिगाड़ देना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो इसका खटाई में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ परेशानी में पड़ जाना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परेशानी में पड़ जाना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या है? छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या है? तो छप्पर फाड़ देना का अर्थ होता है अनायास प्राप्ति होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनायास प्राप्ति होना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? बहुत कम दिखाई देना, बहुत दिखाई देना, बकवासी होना, कभी न दिखाई देना। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, बहुत कम दिखाई देना। आगे देखते हैं निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो ऑप्शन ए का होगा भट्ट लोलट का होगा आरोपवाद, आचार्य शंकु का होगा अनुमितिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो ए का दूसरा है और दूसरे का चौथा, आइए मिला लेते हैं। ए का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप भी देख लीजिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? तो जयदेव जी की कृति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वधम का रचयिता महाकवि माघ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाकवि माघ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं। तो सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भोजराज। भोजराज हैं। और 10 रूपक किसकी रचना है? तो वह धनंजय जी की रचना है 10 रूपक। अभिनव गुप्त जी की है ध्वन्यालोक तथा राजशेखर की काव्य मीमांसा।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। रचनाकाल आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। रचनाकाल आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रलोक, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण। तो काव्यालंकार जिसमें सबसे पहले आया है, उसके बाद काव्य प्रकाश है, चंद्रलोक, साहित्य दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रलोक, साहित्य दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। अष्टछाप के संस्थापक का नाम था? तो अष्टछाप के संस्थापक का नाम विट्ठलनाथ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विट्ठलनाथ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। कबीर के गुरु का नाम था? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था, जिनके 12 शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामानंद। प्रश्न नंबर 34 है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वामी हरिदास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम है? वार्ता ग्रंथ जिसे 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता कहा जाता है, तो इसके रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो इनके शिष्य नंददास जी थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर। निम्न वाक्यों को जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न। मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की है। तो इसमें त्रुटि बताना है कि क्या अशुद्ध है। तो इसमें समर्पण जो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, समर्पण किया है, देना होता है, तो यह अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38। महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। तो इसमें तीर्थ यात्रा होगा, तीर्थ यात्राओं नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूँगा। तो इसमें पूरी शक्ति भर अशुद्ध लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। तो 40 में रूढ़िवादों नहीं, रूढ़िवाद होता है, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह किस आलोचक का कथन है? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 42 है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशवदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केशवदास। देव जी की रचना है सुजान विनोद, और आलम जी की आलम केली, और गोप जी का है रामचंद्र भूषण। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्न कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो केशव, बिहारी, देव, घनानंद ये रीतिकाल के कवि हैं। तो इसमें से मिलान करना है, तो पहले केशव ही आएंगे, उसके बाद बिहारी, फिर देव, घनानंद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केशव, बिहारी, देव, घनानंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सदल मिश्र। आगे देखिए प्रश्न नंबर 45। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ये शब्द हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते रहेंगे।
आप देखिएगा। तो 45 का है, इसमें अशुद्ध छांटना है, शुद्ध छांटना है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आशीर्वाद। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे आशीर्वाद लिखते हैं, ये शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्त, अतिशयोक्ति। तो 46 में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अतिशयोक्ति। इसमें स पूरा होता है, कितने लोग आधा स को मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। इसमें से शुद्ध छांटना है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। तो इनमें कौन अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर, इसमें शुद्ध छांटना है, तो अंत्याक्षरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न 48 में देखना है, कवयित्री, कवियित्री, कवियित्री, कवयित्री। तो इनमें कौन सा शुद्ध होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, जिसमें कवयित्री है, कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 49 नंबर है, इसमें छांटना है सही, ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है, ए पे डबल एक ही मात्रा लगाया है। तो 49 में सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है, तो रीति सिद्ध कवि बताना है। तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, जिनकी रचना बिहारी सतसई है। बिहारी की सर्वश्रेष्ठ कृति है ये बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिहारी। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, चतुरंगिणी का अर्थ क्या है। तो चतुरंगिणी का अर्थ हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त सेना है, जो चारों से युक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है, तो मछली का वाचक शब्द कौन सा है। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीन। मीन मतलब मछली होता है, इसका पर्यायवाची भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है, तो महल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो 53 का बताना है। तो प्रासाद होता है, भवन भी होता है, सदन भी होता है, और प्रसाद नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। तो प्रसाद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटिए। तो पृथ्वी का वाचक कौन सा शब्द नहीं है, उसी को छांटना है। तो मही, रसा, मही, ये तीनों हैं। अंतरिक्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंतरिक्ष। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, अंध का अर्थ क्या है। तो अंध का अर्थ क्या होता है, तो अंध का अर्थ पाप होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाप। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56। विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें विभक्ति बताना है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, विद्यालय के निकट नदी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 57। विधिलिंग का प्रयोग होता है, तो विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, अकरोत धातु रूप है, क्री धातु के किस वचन का है, ये बताना है। तो 58 का, अकरोत धातु जो क्री धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ संस्कृत के क्वेश्चन हैं, तो हम कर ही लेते हैं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान कहीं से भी मिले कुछ भी ले लेना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 59 है, युवयोः शब्द रूप है। तो युवयोः शब्द जो है युष्मत के किस विभक्ति किस वचन से है, तो युवयोः शब्द जो है युष्मत के सप्तमी विभक्ति द्विवचन का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, मति भी शब्द रूप, मति शब्द के किस विभक्ति किस वचन का है, तो 60 का
मति भी शब्द रूप जो है वो मति की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 61। निष्कलुष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कलुष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन कलुष होगा। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, निधन कलुष। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 62। नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमः धन कार, नमः धन कार विसर्ग संधि होगा। नमस्कार का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 63, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चित धन मय, चित धन मय होगा। ऑप्शन नंबर बी से होगा, चित धन मय। अगला प्रश्न है 64 नंबर, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें आप छोड़िएगा मत। तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बृहधनपति, इसमें भी विसर्ग संधि है, तो बृहधनपति होगा। ऑप्शन नंबर बी से होगा, बृहधनपति। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद की संधि विच्छेद बताना है, तो सच्चित धन आनंद, सच्चित धन आनंद होगा। ऑप्शन नंबर ए से होगा, सच्चित धन आनंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, कठपुतली में समास बताइए। देखिए अब समास से कुछ प्रश्न आएंगे, हर प्रकार के प्रश्नों को हमने लिया है, तो अब इसमें कठपुतली में समास बताना है। तो कठपुतली में समास तत्पुरुष समास है। काठ की पुतली, जिसमें संबंध तत्पुरुष होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संबंध तत्पुरुष। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 67, स्वर्ण पात्र में समास बताइए। स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र यानी सोने का पात्र, तो 67 का सोने का पात्र यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोने का पात्र। अगला प्रश्न है 68 नंबर, सज्जन में समास बताइए। तो सज्जन में समास बताना है, तो सत धन जन होता है इसका विच्छेद, और ये खुद विशेषण है सज्जन, तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी से होगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, चक्रपाणी में समास बताइए। तो चक्रपाणी में समास क्या होगा? तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी से होगा, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 70 नंबर, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है, तो इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्वंद्व ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्वंद्व। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 71, इच्छा का विलोम इनमें से क्या है? आइए देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न जो शब्दों से संबंधित आते हैं। तो इच्छा का विलोम, तो इच्छा का विलोम क्या होता है? तो कामना होता है या अनिच्छा होता है, आशा या प्रत्याशा? तो इच्छा का विलोम पूछा है तो अनिच्छा होगा। ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न है, आस्तिक का विलोम क्या होगा? तो आस्तिक का विलोम क्या होता है? धार्मिक, सात्विक, तामसिक या नास्तिक? तो नास्तिक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नास्तिक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 73, कुटिल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल का विलोम क्या होगा? सीधा होगा, सादा होगा, सरल होगा या वक्र होगा? तो सरल होगा। ऑप्शन नंबर सी, सरल। अगला प्रश्न है 74 नंबर, श्वेत का विलोम क्या होगा? तो श्वेत का विलोम क्या होता है? तो श्वेत का विलोम श्याम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 75, घृणा का विलोम क्या होता है? तो घृणा का विलोम क्या है? तो 75 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घृणा का प्रेम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 76 नंबर, चक्र का तद्भव क्या है? तो चक्र का तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द जो है चक्र का चक्का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चक्का।
आगे देखते हैं अंगरखा का तत्सम। तो अंगरखा का तत्सम क्या होता है? 77 का बताइए। तो अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अंगरक्षक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78, आँख का तत्सम बताइए। तो आँख शब्द का तत्सम क्या होता है? तो अक्षी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आंसू का तत्सम। तो आंसू का तत्सम क्या होता है? तो आंसू का तत्सम अश्रु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अश्रु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80, प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? तो प्रस्तर का तद्भव क्या होता है? तो पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पत्थर। अगला प्रश्न है 81 नंबर, बिनु पग चले सुनय विधि बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें अलंकार बताना है, जहाँ कारण न होने पर भी कार्य की संभावना होती है, कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभावना अलंकार। आगे देखते हैं 82 नंबर, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो 82 का इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, तो इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, बिल विचार कर नागशुंड में घुसने लगा विषैला सांप, अकाली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यहाँ दोनों के प्रति भ्रम होता है, दोनों के प्रति तदनुरूप क्रिया भी होती है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, हास्य रस का अस्थायी भाव कौन सा है? अब देखिए यहाँ रस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप किया हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है रस से संबंधित 84 नंबर, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 85, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 33। अगला प्रश्न है 86 नंबर, अस्थायी भावों की संख्या कितनी बताइए? तो अस्थायी भाव की संख्या बतानी है तो अस्थायी भाव 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वीर रस। अगला प्रश्न है 90 नंबर, दुल्ह राम सिय दुल्हीरी, दुल्ह राम सिय दुल्हीरी इस पद में कौन सा रस है? तो इस पद में श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रृंगार रस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 91, राम की शक्ति पूजा की रचयिता का नाम बताइए। तो राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई थी, यह एक लंबी कविता है और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता अनामिका जो कि 1938 ईस्वी में द्वितीय संस्करण संकलित जब प्रकाशित हुआ था, द्वितीय संस्करण 1938 में, और उसी में यह संकलित है जो कि एक लंबी कविता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी में कितने सर्ग हैं?
तो कामायनी में 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है चिंता, दूसरा आशा, श्रद्धा और काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हैं जो कामायनी के हैं, जो जयशंकर प्रसाद कृत हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है, जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया था। और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये भी प्रिय प्रवास जो रचना है यह 1914 ईस्वी में हरिऔध जी द्वारा लिखी गई है। और साकेत जो लिखी गई है 1931 ईस्वी में, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ अयोध्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आधुनिक काल से, कुछ भक्ति काल से भी, कुछ रीति काल से भी, लेकिन आधुनिक काल के प्रश्न ज़्यादा होंगे, बाकी सब व्याकरण से संबंधित रहेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 95। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चन जी की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्र इत्यादि रचनाएं हैं। सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। और पंत जी की है नौका विहार इत्यादि रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 96। हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है जिसकी रचना 1914 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। उस मात्रिक सम छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। तो यह छप्पय यह मात्रिक सम छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और 16-12 पर यति होता है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छप्पय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 98। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति है? तो रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में इस पंक्ति में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। यह समात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोला छंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99। कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की पुस्तक है, जो अमृत राय द्वारा लिखित जीवनी कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीवनी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 100। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया था। तो यह आंचलिक उपन्यास है और इनके रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो इसे मिलान करना है। तो गिरिराज किशोर, इनकी रचना है पहला गिरमिटिया। श्याम मनोहर जोशी जी की रचना है कशप। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है पुनर्नवा।
और शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है नीला चांद। तो आइए देखते हैं, ए का 2, बी का 3 और सी का 4। तो मिलान करना है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का ए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप भी देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी, अरे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, ये भी 104 नंबर का प्रश्न। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रेमचंद की रचना है निर्मला, गोदान, गबन, प्रेमाश्रम। तो इन्हें कालक्रम के अनुसार करना है। तो प्रेमाश्रम 1922 में और निर्मला 27 में, गबन 31 में और गोदान 1936 ईस्वी में लगभग। तो प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप भी एक बार कहीं देख लीजिएगा, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, यही है, सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो महीप सिंह है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 106। हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक हैं। तो हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक मार्कंडेय जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्कंडेय। आगे देखते हैं, निम्न कहानीकारों को सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। बंद दरवाजों का साथ, यह मनु भंडारी जी की रचना है। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा जी की रचना है। तलाश कमलेश्वर जी की रचना है। तो पहले का ए का 2, बी का 3 और सी का 4। आइए मिला लेते हैं। ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और 4 का 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, आप लोग बने रहिए। और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा हमारे प्रैक्टिस सेट से, तो अंत तक बने रहिए। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कहानी हिंदी की पहली मानी जाती है? तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो किशोरीलाल गोस्वामी रचित इंदुमती, जिसका प्रकाशन 19 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंदुमती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे हैं। तो कहानी पत्रिका जो है सारिका, उसके संपादक कमलेश्वर जी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां सर्ग एक नाटक विधा की पुस्तक है और इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाटक। अगला प्रश्न है 111 नंबर। अंजो दीदी नाटक के रचयिता हैं। तो अंजो दीदी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112। चितवन की छाह किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो चितवन की छाह किसका निबंध संकलन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संकलन है, जिसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। रस आखेटक के रचनाकार हैं। तो रस आखेटक के रचनाकार कौन हैं? तो कुबेरनाथ राय जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुबेरनाथ राय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 114। इनमें से कौन सा निबंध भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? तो 114 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, जो भावात्मक एवं लाक्षणिक भाषा के लेखक ठहरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं 115 प्रश्न। प्रसाद जी की कौन सी नाट्य कृति रंगमंचीयता एवं अभिनयता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो प्रसाद जी की जो रचना है ध्रुव स्वामिनी, जो 1933 ईस्वी में लिखी गई है, यह नाट्य कृति
रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है नई कविता। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं? तो नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। कलम का सिपाही के लेखक हैं? तो कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? तो छायावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है जो कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा, 120वां नंबर। निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है, जो कि निराला पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निराला की साहित्य साधना। तो दोस्तों आज की ये मेरी केवीएस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज 120 नंबर की समाप्त होती है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और आपको हम 30 नंबर कंफर्म दिला के ही रहेंगे। तो अंत तक बने रहिए, रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।